नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए उस ऐतिहासिक पल को। 14 जनवरी 1761 की वह ठंडी सुबह जब पानीपत का मैदान खून से लाल होने वाला था और हजारों मराठा योद्धा अपनी मातृभूमि और सम्मान की रक्षा के लिए खड़े थे और उनकी आंखों में आग चमक रही थी और हाथों में तलवारें की चमक। और यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था बल्कि वीरता की एक महागाथा थी। तीसरी पानीपत की लड़ाई, जहां मराठा शूरवीरों ने अंतिम सांस तक संघर्ष किया, लेकिन अफगान सेना के चतुर रणनीति और उन्नत तकनीक ने इतिहास बदल दिया। आइए इस कहानी को जीवंत करें, जहां हर पल सांस रोक देने वाली कहानी की जड़ें 17वीं शताब्दी के मध्य में हैं। मुगल साम्राज्य अपनी चमक खो चुका था। मराठा साम्राज्य छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत पर मजबूत खड़ा था। मतलब शिवाजी के विरासत में मजबूत खड़ा था मराठा साम्राज्य। दक्षिण से उत्तर भारत तक अपनी शक्ति फैला रहे थे। पेशवा बाजीराव के पुत्र नाना साहब पेशवा ने सोचा कि अब समय आ गया है दिल्ली पर कब्जा करके अपनी सत्ता मजबूत करने का। नाना साहब ने अपने चचेरे भाई सदाशिवराव भाऊ को मुख्य सेनापति नियुक्त किया। सदाशिवराव एक अनुभवी और साहसी योद्धा थे, जिनकी रणनीति में पारंपरिक मराठा गोरिल्ला युद्ध शैली शामिल थी। तेज हमला, पीछे हटना, दुश्मन को थकाना। इसके साथ ही युवा उत्साहित विश्वासराव पेशवा का पुत्र था और उत्तराधिकारी, जो मैदान में शेर की तरह दहाड़ते हुए जानकोजी सिंधिया घराने के सरदार, जो घुड़सवार सेना में माहिर थे, अपनी तेज रफ्तार के लिए जाने जाते थे। मल्हार राव होलकर एक कुशल जनरल, जिन्होंने अपने अनेक युद्ध जीते भी थे और अपनी बुद्धि से सेना को निर्देश दिया करते थे। और विशेष रूप से इब्राहिम खान गार्दी, एक कुशल तोपखाना कमांडर, जो फ्रांसीसी प्रशिक्षण प्राप्त थे। गार्दी की वफादारी मराठा साम्राज्य के प्रति अटूट थी। वे अपनी 200 से अधिक तोपों के साथ सेना की रीढ़ करते थे और युद्ध में अपनी रणनीति से दुश्मनों को चौंका देते थे। मराठा सैन्य कुल 90,000 से अधिक तो सैनिक थे और 55,000 घुड़सवार 55 और 20,000 पैदल सैनिक, सैकड़ों तोप, असंख्य सहयोगी योद्धा। उनकी रणनीति थी तेज गति से हमला करना, दुश्मनों को घेरना, उनकी सप्लाई लाइन को काटना। लेकिन लंबी यात्रा और ठंड के मौसम ने उन्हें थका दिया और राजपूताना था से लगातार चोट वसूल के कारण राजपूतों में असंतोष फैल चुका था। इसलिए जब भी मराठा सेना ने सहयोग मांगा तो राजपूतों ने साथ नहीं दिया। ये एक बहुत बड़ी रणनीति थी, लेकिन वो ये भूल साबित हुई। दूसरी तरफ अहमद शाह अब्दाली, अफगानिस्तान के दुर्रानी साम्राज्य के शक्तिशाली शासक। अब्दाली एक मंजा हुआ रणनीतिकार था, जो पहले से ही कई बार भारत पर आक्रमण कर चुका था। इस बार उसे रोहिला नेता नजीबुद्दौला ने आमंत्रित किया था, जो मराठों की बढ़ती ताकत को रोकना चाहता था। अब्दाली की सेना में उसका मुख्य वजीर शाह वाली खान, जो युद्ध में हर योजना को बारीकी से तैयार करता था। सरोजुद्दौला अवध का नवाब, जो अपनी मजबूत सेना और तोपखाने के साथ जंग में शामिल था। इसके अलावा अन्य अफगान जनरल जैसे बारिकी खान और जहर खान, जो घुड़सवार युद्ध में माहिर थे। अफगान सेना की कुल संख्या 60,000 से भी अधिक थी, लेकिन उनकी असली श्रेष्ठता थी उनकी तकनीक और रणनीति। ऊंटों में लगी जाबुरक तोपें, हल्की मोबाइल और तेज घूमने वाली, दुश्मनों को अचानक हमला कर सकती थी। अब्दाली की रणनीति थी घेराबंदी, छापामार हमले की, दुश्मनों की कमजोरियों का फायदा उठाना। उनके साथ कुछ स्थानीय सहयोगी भी थे जो मराठा के खिलाफ थे। मराठा सेना पुणे से निकलकर उत्तर की ओर बढ़ी और रास्ते में उन्होंने गुंजपुरा पर हमला किया और अफगान गैरिसन को बुरी तरह से हराया, जिससे उनका मनोबल ऊंचा हुआ। लेकिन अब्दाली ने चतुराई से काम लिया। उन्होंने मराठों को पानीपत के मैदान में फंसा लिया, जहां यमुना नदी एक तरफ थी
और अफगान सेना दूसरी तरफ। नवंबर 1760 में से जनवरी 1761 तक 2 महीने की लंबी घेराबंदी चली। अफगानों ने मराठों की सप्लाई लाइनों को काट दिया। अनाज, पानी और हथियार की कमी हो गई। सैनिक भूखे थे, घोड़े कमजोर हो चुके थे, ठंड के मारे ऊपर से ठंड मार रही थी। सदाशिवराव भाऊ ने सैनिकों को प्रेरित किया, भाइयों हमारी मातृभूमि हमें पुकार रही है, हम लड़ेंगे, जीतेंगे। इब्राहिम खान गार्ड ने अपनी तोपों को तैयार कर रखा था। सैनिकों से प्रशिक्षण किया कैसे अफगान की मोबाइल तोपों का मुकाबला करें। अंत में 14 जनवरी को मराठों ने फैसला किया, अब निर्णायक युद्ध होगा। वे जानते थे कि अब या तो हार है या फिर जीत, लेकिन अब पीछे नहीं हट सकते। सुबह जो धुंधला मौसम था, धुंधले मौसम में मराठों की सेना ने हमला बोल दिया। इब्राहिम खान गौदरी ने तोपें गरज उठी और गौदरी ने अपनी रणनीति से दुश्मन के केंद्र को निशाना साधा। हजारों अफगानों को मार गिराया। वे चिल्लाए, आगे बढ़ो, हमारी तोपें दुश्मनों को कुचल देगी। विश्वास राव ने केंद्र के नेतृत्व किया था। अपनी तलवार से दुश्मनों को काटते हुए जैसे कोई तूफान आया वैसे लड़ते लड़ते आगे बढ़ गए। जानकोजी सिंधिया ने बाएं फ्लैंक से तेज घुड़सवार हमला किया और अफगान को पीछे धकेलते हुए मुल्हार राव होलकर ने दाएं फ्लैंक से छापामार शैली अपनाई, दुश्मन की सप्लाई को निशाना बनाया। मराठा योद्धा अपनी गति और बहादुरी से अफगानों को हैरान कर रहे थे। सुबह से दोपहर तक लगा जैसे मराठा जीत के करीब है। उन्होंने अफगानों का केंद्र तोड़ दिया था। नाजिबुद्दौला ने की सेना तितर बितर हो चुकी थी, लेकिन अब्दाली की श्रेष्ठ रणनीति ने अचानक खेल पलट दिया। जैसे कोई चतुर शिकारी ने शिकार का जाल फंसाया हो, वैसे अब्दाली ने पूरा युद्ध क्षेत्र को अपनी मुट्ठी में कस लिया। उसने अपनी रिजर्व फोर्सेस को बिल्कुल सही समय पर मैदान में उतारा। वे एक तरोताजा सैनिक थे जो 2 महीने से की घेराबंदी के दौरान आराम कर चुके थे, जबकि मराठा योद्धा भूख, ठंड और थकान से जूझ रहे थे। ये रिजर्व सैनिक लगभग 10,000 की संख्या में अफगान सेना की ताकत छिपा हुआ हथियार था। मतलब ये जो 10,000 सैनिक थे वो एकदम रेडी थे, मजबूत थे। अब्दाली ने उन्हें उन तीनों दिशाओं में हमले करने के लिए तैयार कर रखा था। केंद्र से सीधा धक्का और बाएं और दाएं से घेराबंदी। उनकी जबरक तोपें जो ऊंट की वो पीठ पर लगी हुई थी, अब मैदान पर तूफान की तरह घूमने लगी। ये छोटी हल्की तोपें थी जिन्हें ऊंट तेजी से इधर उधर ले जा सकते थे। मराठों की भारी तोपों से बिल्कुल अलग, जो एक जगह से मराठों की तोपें तो ऐसी थी कि एक जगह से हिल भी नहीं सकती थी। जाम्बो ने मराठा के केंद्र अचानक गोले बारूद बरसाने शुरू कर दिए। हर गोले का एक विस्फोटक इस तरह फटता हुआ आग की लपटें उठती हुई और मराठा लाइनों हाहाकार मच गया। और ये तोपें इतनी मोबाइल थी कि वे दुश्मन की हर हरकत की दिशा में बदल सकती थी और अफगान सैनिकों को कवर देते हुए आगे बढ़ने का मौका देती। मराठा योद्धा एक अप्रत्यक्ष हमले से हैरान थे। इसी बीच अफगान घुड़सवारों ने फ्लैंकिंग मैन्यूवर अपनाया, एक मानसिक रणनीति जहां मराठाओं के बाएं दाएं किनारों पर चुपके से हमला करते। बरकी खान, जहान खान जैसे जनरलों के नेतृत्व में ये घुड़सवारी तेज रफ्तार से दौड़ते हुए मराठी सेना को घेरने लगे। उन्होंने मराठों की गति को रोक दिया। पहले अफगानों को पीछे धकेल रही थी, अब वे खुद गिरते जा रहे थे और मैदान में धूल उड़ रही थी। घोड़ों की टापों की आवाज गूंज रही थी और तलवारों की झकार की हवा कांप रही थी। और दोपहर का सूरज चढ़ चुका था जब अचानक एक गोली की आवाज आई। विश्वास राव युवा उत्तराधिकारी केंद्र में बहादुरी से लड़ रहे थे। एक गोली से घायल हो गए और वे अपने घोड़े से नीचे गिर पड़े थे। घायल होने के बाद यह खबर जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। मराठा सैनिकों का मनोबल टूटने लगा। उनका युवा नेता को जो प्रेरणा का स्रोत था, अब मैदान में लहूलुहान पड़ा है। सैनिक चिल्लाए, विश्वास राव नहीं, लेकिन युद्ध रुकने वाला नहीं था। सदाशिव भाऊ ने तुरंत कमान संभाली। वे खुद आगे बढ़े अपनी तलवार लहराते हुए अपने सैनिकों को चिल्लाकर कहा, रुको मत, ये हमारी मातृभूमि की लड़ाई है। विश्वास राव की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से हमला बोला, लेकिन अफगानों की संख्या अब उन पर भारी पड़ रही थी। उनकी चतुर घेराबंदी ने मराठों को चारों तरफ से जकड़ लिया था। मराठा लाइन टूटने लगी, योद्धा पीछे हटने को मजबूर हो गए। इब्राहिम खान गौदरी ने इसी बीच अपनी अंतिम सांस तक लड़ाई जारी रखी।
वे अपनी तोपों के पास ही खड़े थे। सैनिकों को निर्देश देते हुए लोड करो फायर कहते रहे, लेकिन उनकी तोपें गरजती रही, अफगानों पर कहर बरसाती रही। गौर्दी की रणनीति से सैकड़ों अफगान मारे गए, लेकिन वह अफगान उन्हें घेर चुके थे। जबुको ने उनकी तोपों पर हमला किया और इब्राहिम खान के सैनिक एक एक करके गिरते गए। अंत में गौर्दी खुद तलवार लेकर आगे बढ़े, लेकिन वे भी गिर कर शहीद हो गए। मराठाओं की वीरता पूर्वक संघर्ष किया, हर इंच जमीन के लिए लड़ते रहे। लगभग 90,000 मराठा सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए। मैदान पर लाशों का ढेर लग गया, खून की नदियां बहने लगी। शाम ढलते ढलते सूरज डूबने लगा, मैदान में सन्नाटा छा गया। केवल घायलों की करों और हवा सिसकियां सुनाई दे रही थी। मतलब जो घायल थे उनकी कहराहट सुनाई दे रही थी या उनकी सिसकियां सुनाई दे रही थी हवाओं की। युद्ध समाप्त हो चुका था और यह हार मराठा साम्राज्य के लिए एक बड़ा झटका साबित हुई थी। साम्राज्य पूरी तरह टूट गया था। उनकी वीरता की कहानी आज भी जीवित है। इस युद्ध से सिखाया है कि बहादुरी के साथ साथ रणनीति का सहयोग और तकनीक श्रेष्ठता भी आवश्यक है। आज पानीपत की इस महागाथा हमें प्रेरित करती है कि हार से हमको सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अभी मेरे पास व्यवस्था नहीं है लाइट वगैरह की, इसलिए थोड़ा ब्लर आ सकता है, थोड़ा कैमरे का भी प्रॉब्लम है। तो अगर कोई गलती हो तो क्षमा चाहता हूँ, और ये जो पोजीशन है उसके लिए भी क्षमा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।